पिछले लेक्चर में हम लोग मेजर फील्ड क्रॉप को स्टार्ट किए थे और उस लेक्चर में हम लोग राइस के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग यहाँ पे वीट के बारे में देखेंगे। तो वीट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम और वीट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप। ये जो वीट है जो कि वर्ल्ड में मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप है। इन इंडिया इट इज़ सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप, राइस बीइंग द फर्स्ट। तो इंडिया में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप है और फर्स्ट में राइस होता है। प्रोटीन कंटेंट ऑफ वीट इज वॉट 13%। तो वीट में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 13% होता है, जो कि रिलेटिवली हाई होता है कंपेयर टू अदर मेजर सीरियल्स। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 75 से 85% ऑफ द प्रोटीन इज वीट इज ग्लूटीन। तो इसमें जो 13% प्रोटीन पाया जाता है उसमें 75 से 80% जो होता है वो क्या होता है, ग्लूटीन होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, बेकरी के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग जो रोटी बनाते हैं तो चिपचिपा होता है जिसके कारण ये फूल भी सकता है, वो नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं वीट कंटेन 1.5% फैट। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन आप देख सकते हैं। तो ओरिजिन में क्या है, सेंटर ऑफ ओरिजिन इन साउथ वेस्टर्न एशिया। अब यहाँ पे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीट इज द वर्ल्ड लीडिंग सीरियल क्रॉप। वीट है जो कि वर्ल्ड में लीडिंग सीरियल्स क्रॉप है। कल्टिवेटेड ओवर एन एरिया अबाउट 270 मिलियन हेक्टेयर में, विथ ए टोटल प्रोडक्शन ऑफ 632 मिलियन टन्स। इन 2004 का ये बोल रहा है। इन टर्म ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन इट रैंक फर्स्ट एमॉन्ग द सीरियल्स। अगर हम लोग एरिया और प्रोडक्शन का रैंक देखें तो ये फर्स्ट रैंक रखता है सीरियल्स में। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इन इंडिया इज 13.23 मिलियन हेक्टेयर, फॉलोड बाई चाइना। In production, China stands first and India ranks second with total production of 93.50 मिलियन टन्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में चाइना है जो कि फर्स्ट रखता है और इंडिया है जो कि सेकेंड रैंक रखता है और टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 93.50 मिलियन टन है। इन रिगार्ड टू एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर यूके रैंक फर्स्ट। अगर हम लोग एवरेज यील्ड का देखते हैं तो यूके है जो कि फर्स्ट रैंक रखता है, 77.5 टन पर हेक्टेयर है और फॉलोड बाय फ्रांस है। द एवरेज वीट यील्ड इज ओनली 3.3 टन पर हेक्टेयर इन इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में जो एवरेज वीट का यील्ड है वो बहुत ज़्यादा कम है, मात्र 3.3 टन पर हेक्टेयर है, जबकि यूके का यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.5 टन पर हेक्टेयर है। इन इंडिया वीट इज़ द मेन सीरियल्स क्रॉप। इंडिया में वीट है जो कि मेन सीरियल्स क्रॉप है और यहाँ पे फिर भी इतना कम एवरेज प्रोडक्शन है, तो ये सोचने वाली बात है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन it occupies the second position, being exceeded only by rice. Through the maximum average and production of wheat, it is उत्तर प्रदेश। तो अगर मैक्सिमम एक्रेज एंड प्रोडक्शन का बात करें तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश। बट पंजाब गिव्स हाईएस्ट एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे एरिया में देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश है फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा एरिया उत्तर प्रदेश में ऑक्युपाई करता है वीट के लिए। और लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग हाईएस्ट एवरेज यील्ड का देखें तो कहाँ पे है, पंजाब में है जो कि 4.2 टन है पर हेक्टेयर, फॉलोड बाई हरियाणा। उसके बाद हरियाणा है 3.9 टन पर हेक्टेयर। इंडिया अकाउंट 12% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो वीट इज एन एनुअल प्लांट ऑफ पोएसी फैमिली। वीट है जो कि एनिमल क्रॉप है,
ये एक सीज़न में रेडी हो जाता है और इसका जो फैमिली है वो पोएसी होता है। इट बिलोंग टू जीनस ट्रिटिकम, इसका जीनस क्या है? ट्रिटिकम है। इन इंडिया ओनली 3 स्पेसीज ऑफ बीट नेमली, तो इंडिया में मेनली रूप से जो 3 स्पेसीज का बीट होता है वहीं ग्रो किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम है जो कि कॉमन ब्रेड बीट है, इसी से रोटी बनता है जनरली। और ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसको मैक्रोनी और ड्यूरम बीट बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिटिकम डायोकोकम है जो कि इमर बीट इसको बोलते हैं। कॉमनली इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कॉमन जो ब्रेड बीट है उसके बारे में, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जो बोटनिकल नेम होता है। और ये हेक्साप्लॉइड होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2n = 22 है। और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसीज अकाउंटिंग to a little over 87% of the total wheat production of the world। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसीज है। मेनली सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रॉप मतलब स्पेसीज ग्रो किया जाता है तो ये यही स्पेसीज ग्रो किया जाता है जो ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसका 87% ग्रो किया जाता है टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे देख रहे हैं द कॉमन ब्रेड व्हीट है जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम है, विच इज़ अ गुड फॉर चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्शन, इज ग्रो होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑल्सो इन द सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉमन हम लोग ब्रेड व्हीट है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि गुड होता है किसके लिए? चपाती के लिए और बेकरी प्रोडक्शन के लिए। और ये ग्रो किया जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में, जो ऊपर वाले हिस्सा उसमें सेंट्रल में भी ग्रो किया जाता है और साउथ इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय डॉक्टर N.E. बोरलेग, तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर N.E. बोरलेग उनके द्वारा। ये मैक्सिको के हैं और इन्हीं को बोला जाता है वर्ल्ड के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो N.E. बोरलेग ही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। Hence called Mexican drop wheat and was responsible for green revolution। तो यही जो व्हीट है मैक्सिकन ड्रॉप व्हीट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम जो डॉक्टर N.V. बोरलेग थे उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किए थे इस वैरायटी को, और ये इसी के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग अदर इसका स्पेसीज देख रहे हैं, तो है ड्यूरम व्हीट, ट्रिटिकम ड्यूरम जिसका साइंटिफिक नेम है। और ये टेट्राफ्लोइड होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 28। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोनिक व्हीट, इसको मैक्रोनी व्हीट भी बोलते हैं। और इट अकाउंट फॉर अबाउट 12% ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्यूरम व्हीट है ओनली 12% जितना भी व्हीट ग्रो किया जाता है उसमें ओनली 12% इसका ग्रो किया जाता है। और ये जो ड्यूरम होता है व्हीट होता है गुड होता है किसके लिए? सूजी के लिए, सेमिया प्रिपरेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो सूजी बनता है वो किससे बनता है। हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ट्रिटिकम ड्यूरम से सूजी बनता है और ट्रिटिकम एस्टिवम से ब्रेड बनता है, चपाती जिसको बोलेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ गुड ओनली इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। तो ये मेनली रूप से ग्रो किया जाता है कहाँ पे? सेंट्रल और सदर्न इंडिया में, एंड दैट टू अंडर रेनफीड कंडीशन। अब यहाँ पे थर्ड व्हीट देख रहे हैं जो है इमर व्हीट, इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है ट्रिटिकम डायोकोकम। और ये भी टेट्राफ्लोइड है और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 28 ही होता है। और द डायोकोकम व्हीट इज ग्रोन ओनली ऑन लिमिटेड एक्रेज इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये ड्यूरम है जो कि ओनली लिमिटेड एरिया में ग्रो किया जाता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र और गुजरात में।
It is good for the southern India dish Upumav. It account for 1% of the total wheat grown in India. तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? इससे डिश बनाया जाता है जो कि उपमाव है। ये सौदर्न इंडिया में मेनली रूप से बनता है। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ देख रहे हैं तो इंडियन रॉ व्हीट, और इसका बोटनिकल नेम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम। तो ये भी होता है जो क्या होता है हेक्सोप्लॉयड स्पेसिस होता है, और इसका क्रोमोसोम नंबर 10=42 होता है। प्रैक्टिकली गोन आउट of cultivated due to the low productivity and susceptible to disease, particularly rust disease। तो ये जो क्रॉप है ट्रिटिकम ड्रॉप व्हीट, ये अब आउट ऑफ हो गया है, ये ग्रो नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है और ये ससेप्टेबल होता है रस्ट डिजीज से। अब यहाँ पे बोटनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो व्हीट प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। जो व्हीट क्रॉप होता है वो 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड होता है। अब फर्स्ट देख रहे हैं कि रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। तो जो नीचे का पार्ट होगा वो तो रूट सिस्टम हो गया, और जो अपर होगा वो हो जाएगा शूट सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग अब देखते हैं रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट सिस्टम ऑफ व्हीट इज moderately deep rooted and consists of 2 set of roots। तो ये जो इसमें रूट होता है वो डीप रूटेड होता है और इसमें 2 सेट ऑफ रूट्स होता है। डैट इज सेमिनल रूट्स होता है जिसको कि टेम्प्रोरी रूट बोलेंगे, और उसके बाद क्या होता है क्लोनल रूट होता है जो कि परमानेंट रूट होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ रूट्स जो कि सेमिनल होता है फॉर्म एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो जो सेमिनल रूट्स होता है वो कब फॉर्म होता है जब सीड जर्मिनेट होता है उसी टाइम, एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फॉर द यंग सीडलिंग। और ये क्या करता है ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन को यंग सीडलिंग के लिए। दे आर जनरली 5 इन नंबर, और ये जो सेमिनल रूट्स होता है ये 5 नंबर में ओनली होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी रूट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं as plant growth progress the primary root system usually die and replaced by the more permanent secondary root। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट जैसे जैसे ग्रो करेगा जो प्राइमरी रूट्स है वो डाई कर जाएगा और उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा परमानेंट सेकेंडरी रूट्स। Secondary root system arises near the soil surface at the time of crown root initiation। और ये सेकेंडरी जो रूट होता है ये इनिशिएट होता है कब जब क्रोन रूट इनिशिएशन होता है CRI स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है और इस टाइम इरिगेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे जो कि 21 से 25 दिन आफ्टर सोइंग होता है इन मैक्सिकन ड्रॉप व्हीट में, और इट इज द परमानेंट रूट सिस्टम एंड ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रूट सिस्टम। तो ये परमानेंट रूट सिस्टम होता है और इसको हम लोग सेकेंडरी रूट सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग जो अपर पार्ट है शूट सिस्टम उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ स्टेम लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो जो अपर का पार्ट होगा रूट्स के अपर का उसमें क्या क्या होगा स्टेम होगा, लीव्स होगा और इन्फ्लोरेसेंस होगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूट क्लस्टर्स। ए स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस में बी कॉल्ड ए कोलम। तो जो स्टेम होता है और इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या बोलेंगे कोलम बोलते हैं। द फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ द व्हीट प्लांट इज कॉल्ड ईयर। और जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है व्हीट प्लांट में उसको क्या बोलते हैं ईयर बोलते हैं और हेड बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बट इन बोटनिकल लैंग्वेज, अगर बोटनिकल लैंग्वेज में इसको देखा जाए तो स्पाइक बोलेंगे। स्पाइकलेट्स आर सिमेट्रिकली अरेंज एंड आर distributed along a common axis. The central zigzag axis is the rachis. The spikelets are borne on
alternate side of the rachis, which give it zigzag appearance. Wheat has a caryopsis type of fruits. तो बीट है जो कि कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कैरियोप्सिस क्या होता है? ए ड्राई वन शेडेड फ्रूट इन विच द ओवरी बॉल इज यूनाइटेड विथ द सीड कोट, तो उसके हम लोग कैरियोप्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं वेरियस ग्रोथ स्टेज ऑफ बीट प्लांट। बीट प्लांट प्रोजेस थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एज डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज देख रहे हैं, तो वेजिटेटिव में यहाँ पे सीडलिंग है, तो द यंग प्लांट एस्टैब्लिश लार्जर रूट सिस्टम इन देयर सीडलिंग स्टेज। क्राउन रूट स्टेज होता है द coincides with 3 or 4 लीफ स्टेज ऑफ द प्लांट। टिलरिंग होता है द plant produce crown and branch out into tillers from their base at the soil surface. Jointing होता है at this stage the plant start elongating when the nodes start developing above the crown nodes. अब हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज देखते हैं, तो रिप्रोडक्टिव में यहाँ पे देख रहे हैं बूटिंग होता है। In this stage, the uppermost leaf swell out into flash, holding the spike into it. उसके बाद heading होता है। In this stage, the spike start emerging out from the leaf sheath. तो इसमें क्या होता है, जो लीव्स का कवर होता है उससे स्पाइक्स है जो कि इमर्ज होता है, निकलने लगता है, उसको हेडिंग बोलते हैं। फ्लावरिंग एट दिस स्टेज एंथेसिस ऑफ द फ्लोरेट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी टेक्स प्लेस। उसके बाद पोस्ट एंथेसिस स्टेज होता है जिसमें फीलिंग है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, द ओवरी स्टार्ट इलोंगेटिंग, ओवरी है जो कि इलोंगेटिव होगा। इन ओव्यूल्स और सीड पासेस थ्रू मिल्किंग सॉफ्ट ड्रॉप्ड एंड हार्ड रॉट स्टेज। उसके बाद मैच्योरिटी एट दिस स्टेज द कलर ऑफ द ग्लूमी चेंजेज एंड कर्नल बिकम फेयरली हार्ड। अब यहाँ पे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो बीट क्रॉप हैज वाइड अडेप्टेबिलिटी। द बेस्ट wheat are produced in area favored with cool moist weather during the major portion of the growing period, followed by dry warm weather to enable the grain to ripe properly. द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ बीट सीड्स। तो जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। थ्रो द सीड कैन जर्मिनेट इन द टेम्परेचर रेंजेज 3.5 to 35 डिग्री सेल्सियस। फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ 16 to 22 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। Wheat plant require about 40 to 15% optimum average temperature एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैच्योरिटी के लिए वीट को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सॉइल के बारे में देखते हैं, तो बीट थ्रो ग्रो ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल, प्रीफर फर्टाइल वेल ड्रेन्ड मीडियम टेक्सचर लोमी टू क्ले लोमी। ए गुड क्रॉप ऑफ व्हीट कैन ऑल्सो बी राइज इन सैंडी लोम एंड ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीट होता है जो कौन कौन से सॉइल में मेनली रूप से ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लैक सॉइल में भी ग्रो किया जा रहा है, और ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अगर चार तो कॉटन भी रहेगा और बीट भी रहेगा, तो बीट भी इसको ऑप्शन रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो सही होता है। कॉटन क्रॉप या तो बीट क्रॉप मेनली रूप से उसमें ग्रो किया जाता है ब्लैक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर टू सैंडी एंड पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स क्लेई 60% मोर होता है और नॉट सुटेबल फॉर वीट। सॉइल शुड बी न्यूट्रल, और इसका जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, 6 to 8 होना चाहिए इसका पीएच। अब यहाँ पे कुछ वेराइटी देख लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्रॉप व्हीट वेराइटी वाज मेड इन 1963 from Mexican. Most important variety released are Sonara 64 and Lerma Rojo.
which has non-lodging, higher yielding and fertilizer response, increase in wheat production during 1963 से 67 में was called ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1963 से 67 के बीच में आया है। Further genetic advancement in these lead to Kalyan Sona, Sonalika, UP 301, which increase area and productivity. Currently, Sonak was released to replace Sonalika. सोनक है जो कि अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है सोनालिका से। एंड HD2285, PBW 343, HD 2687, WH 542, UP 2336, राज 3077, CPAN 3004, PDW 215 ETC रिलीज फॉर कल्टीवेशन। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल जीन ड्रॉप वेराइटी। सिंगल जीन में है लर्मा रोजो 64A, सुजाता और सोनालिका। ड्रॉप जीन डबल ड्रॉप वेराइटी में है कल्याण सोना, सोनारो 64, छोटी लर्मा है और HD 209 है अर्जुन, और HD 2323 और जनक। अब यहाँ पे 3 जीन ड्रॉप वेराइटी में देख रहे हैं हीरा मोती लाल बादशाह। अब यहाँ पे म्यूटेंट वेराइटी रिलीज फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली से। जो कुछ म्यूटेंट वेराइटी रिलीज हुआ है IRI न्यू दिल्ली से वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं शरबत सोनारा डेवलप फ्रॉम सोनोरो 64, पूसा लर्मा फ्रॉम लर्मा रोजो 64A से म्यूटेंट वेराइटी है। अब यहाँ पे अदर पॉपुलर वेराइटी देख रहे हैं तो लोक वन है जो कि सुटेबल होता है लेट सोइंग के लिए। टॉल वेराइटी ऑफ व्हीट है C303 जो कि फेयरली व्हीट है। K65 है सुटेबल फॉर लेट सोइंग एंड सलाइन सॉइल के लिए। DBW 17206 है और ये सुटेबल फॉर होता है ब्रेड मेकिंग के लिए। और RAJ 3765 लेट सोइंग वेराइटी है रेसिस्टेंस टू लॉडजिंग। RAJ 4037 और 2004 है जो कि सुटेबल होता है वार्म क्लाइमेट के लिए। और RAJ 3077 सुटेबल होता है सलाइन एंड लेट सोइंग के लिए। RJ 4120 2009 है जो कि रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस टू UG 99 रेसेस ऑफ रस्ट। यील्ड इसका यहाँ पे देख रहे हैं 48 से 58 क्विंटल पर हेक्टेयर। सुजाता मुक्ता नर्मदा सुटेबल होता है रेनफीड कंडीशन के लिए। और WH 47 है सुटेबल होता है मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ चपाती। तो यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद PBW है 502 2004 में आया है जो कि गुड है किसके लिए, गुड इल्डर होता है अंडर इरिगेटेड और कोल क्लाइमेट में, कूल क्लाइमेट और हाई गुड इसका यील्डिंग होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सीड एंड सोइंग। तो टाइम ऑफ सोइंग देखते हैं पहले। तो टाइम ऑफ सोइंग हैज ए मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द यील्ड ऑफ व्हीट। द नॉर्मल टाइम फॉर सोइंग ऑफ हाई यील्डिंग कल्टीवार एंड इरिगेटेड कंडीशन इज फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेनली रूप से ये ग्रो किया जाता है वो फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर में, मतलब नवंबर के 15 दिन में ग्रो किया जाता है। और रेनफीड व्हीट इज जनरली सोन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द सेकेंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर
टू अर्ली नवंबर। अब यहाँ पे सीड रेट देखते हैं, सीड रेट स्पेसिंग डेप्थ ऑफ सोइंग। तो यूजुअली द सीड रेट इसमें चाहिए 100 kg पर हेक्टेयर, सफिशिएंट होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ नॉर्मल सोइंग के लिए। अगर हम लोग लेट सोइंग करते हैं, अंडर लेट सोइंग कंडीशन सीड रेट शुड बी इंक्रीज टू 250 kg पर हेक्टेयर। अगर हम लोग लेट सोइंग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 125 kg पर हेक्टेयर हम लोग को लगेगा। सिमिलरली सीड रेट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप सोइंग बाई पोरा खेरा मेथड। फॉर नॉर्मल sowing crop is a spacing 20 to 22.5 centimeter between row is recommended. When sowing delay closure spacing of 15 to 18 centimeter should be। तो अगर हम लोग नॉर्मल सोइंग करते हैं मतलब हम लोग फर्स्ट फोरनाइट में अगर करेंगे, नवंबर फर्स्ट फोरनाइट में, तो इसके लिए हम लोग स्पेसिंग देते हैं 20 से 22.5 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग लेट सोइंग करेंगे तो उसके लिए हम लोग को 15 से 18 सेंटीमीटर इसका जो स्पेसिंग देना पड़ेगा। और उसके यहाँ पे देख रहे हैं वेन द कोलियोपेटाल लेंथ ऑफ हाई यील्डिंग मैक्सिकन कल्टीवार इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। Therefore, seed of these cultivars should not be covered by more than 5 centimeter soil to ensure uniform and good germination. Seed of semi-drop 1 gene drop variety could be sown at depth of 5 to 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे डेप्थ का देख रहे हैं, डेप्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर अगर सीड को दे देंगे तो जो भी पॉट वगैरह होता है वो खा जाएगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर हम लोग ज़्यादा डेप्थ पे दे देंगे तो वो भी जर्मिनेट नहीं करता है। तो इसमें डेप्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से 6 सेंटीमीटर जनरली डेप्थ सूटेबल होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेथड ऑफ सोइंग। तो बीट इज सोन बाय फ्लोइंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग फॉर ब्रॉडकास्टिंग सोइंग 150 kg पर हेक्टेयर सीड आर रिक्वायर्ड। Behind local plowing, this method consists of dropping the seed by hand into furrow that have been opened with local plowing. When the seed is dropped in furrow by hand, it is called खेरा। जब हम लोग हैंड से सीड को ड्रॉप करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, खेरा बोलेंगे। मेथड एंड व्हेन इट इज ड्रॉप थ्रू द पोरा और नई और स्पेशल अटैचमेंट विथ लोकल plow, it is called pora. Drilling, in this method seed is sown by seed drill or fertile seed drill. Dabbling, a seed rate of 25 to 30 kg per hectare is sufficient। तो अगर हम लोग डेबलिंग से करते हैं तो देख रहे हैं कि मात्र हम लोग को 25 से 23 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है, जो कि बहुत कम है। अगर हम लोग जनरली मेथड से कर रहे थे तो 100 kg या तो 125 kg सीड लग रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं FIRB सिस्टम है, जिसको कि फॉरो इरीगेटेड राइज्ड बेड भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग डेवलप इन मैक्सिको। ये सिस्टम डेवलप किया गया है मैक्सिको में। इज बीइंग अडॉप्टेड बाय फार्मर ओनली रिसेंटली। और ये सिस्टम है जो कि अडॉप्ट किया गया है अभी रिसेंटली में। इन दिस मेथड राइज्ड बेड 37.5 सेंटीमीटर अल्टरनेटिंग विथ furrow 30 centimeter are prepared and 2 से 3 row of wheat are planted on the bed. The crop is irrigated in furrow और crop है उसको irrigated करते हैं furrow में। and economy in water with similar wheat yield is the main reason of its adoption. Furrow irrigated raised bed FIRB system required 70 to 80 kg पर हेक्टेयर सीड। तो इसमें देख रहे हैं इसमें जो सीड रिक्वायर्ड होता है वो 70 to 80 kg पर हेक्टेयर होता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के बारे में देख रहे हैं। तो द जनरलाइज्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर व्हीट आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र का देखते हैं। तो फर्टिलाइज़र में NPK यहाँ पे देख रहे हैं
जो कि केजी पर हेक्टेयर में है। और इरिगेटेड अगर हम लोग टाइमली सोइंग में करते हैं तो यहाँ पे 120 केजी नाइट्रोजन देंगे पर हेक्टेयर और 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास देंगे। हाफ ऑफ द नाइट्रोजन एंड फुल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटास शुड बी ड्रिल्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो द सीड at the time of sowing. The remaining half nitrogen should be top dressed at first irrigation. इसके बाद इरीगेटेड लेट सेंड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 80 केजी नाइट्रोजन देते हैं और 40 केजी फॉस्फोरस और 20 केजी फॉस्फोरस दे रहे हैं 40 केजी 20 केजी पोटास दे रहे हैं। इसके बाद रेनफीड में देखते हैं तो 60 केजी नाइट्रोजन है, 30 केजी फॉस्फोरस और 20 केजी पोटास है। टोटल क्वांटिटी ऑफ NPK शुड बी अप्लाइड 8 to 10 सेंटीमीटर डीप इन सॉइल एट और बिफोर सोइंग। अब यहाँ पे इरिगेशन के बारे में देखते हैं तो व्हीट क्रॉप रिक्वायर्ड मिनिमम 4 to 6 इरिगेशन। व्हीट क्रॉप होता है, इसमें कम से कम 4 से 6 इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है एट द फॉलोइंग क्रिटिकल स्टेज सच एज, जैसे कि क्राउन रूट इनिशिएशन जो कि 21 दिन में होता है, 21 से 25 दिन। इस टाइम पानी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद टिल्डरिंग स्टेज होता है जो कि 40 से 45 दिन में होता है। उसके बाद लेट ज्वाइनिंग स्टेज जो कि 70 से 75 दिन में होगा। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज होता है जो कि 90 से 95 डेज में होता है। मिल्किंग स्टेज है जो कि 110 से 150 डेज में होता है। एंड ड्रॉट स्टेज होता है जो कि 120 से 125 डेज में होता है। क्राउन रूट इनिशिएशन जिसको कि CRI बोलते हैं एंड फ्लावरिंग आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। ये 2 स्टेज है जो कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उसके बाद इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं कि कब कब पानी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट देना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन व्हीट फर्स्ट इन व्हीट टाइम ऑफ इरिगेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नंबर ऑफ इरिगेशन। कितना बार हम लोग पानी देते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग कब पानी देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इफ़ वाटर इज अवेलेबल फॉर 1 इरिगेशन, अगर हम लोग के बहुत कम पानी है ओनली हम लोग एक ही इरिगेशन दे सकते हैं, तो अब हम लोग को कब पानी देना चाहिए, उसमें हम लोग CRI स्टेज में देंगे। जब रूट इनिशिएशन होगा उस टाइम, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है उस टाइम हम लोग को पानी देना चाहिए, अगर एक ही इरिगेशन देने का पानी है तब, और जो कि 20 से 25 दिन में होता है आफ्टर सोइंग। वेयर वाटर इज अवेलेबल फॉर 2 इरीगेशन, अगर हम लोग के पास वाटर अवेलेबल है कि 2 बार हम लोग इरीगेशन कर सकते हैं, तब हम लोग पानी कब देंगे। इट शुड बी अप्लाइड एट CRI स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज, तब हम लोग 2 बार देंगे, पहला तो CRI स्टेज पे दे देंगे और सेकेंड बार फ्लावरिंग स्टेज पे दे देंगे। और उसके बाद द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट CRI किस दिन, और यहाँ पर लेट ज्वाइंटिंग स्टेज जो कि 65 डेज में, और मिल्किंग स्टेज इन केस ऑफ अवेलेबल ऑफ वाटर फॉर द 3 इरीगेशन। और अगर जो हम लोग के पास इतना पानी है कि हम लोग 3 इरीगेशन दे सकते हैं, तो फर्स्ट इरीगेशन हम लोग दे देंगे CRI स्टेज पे, उसके बाद लेट ज्वाइनिंग स्टेज पे दे देंगे, और लास्ट एक दे देंगे मिल्किंग स्टेज पे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ईच बिग डिले इन फर्स्ट इरीगेशन फ्रॉम CRI स्टेज रिजल्ट इन यील्ड रिडक्शन ऑफ 2 से 3 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब यहाँ पे बीट कंट्रोल देखते हैं। व्हीट फील्ड इज जनरली इन्फेस्टेड फ्रॉम बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट वीड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्हीट में 2 तरह के वीड्स लगते हैं, मोनोकोट और डाइकोट दोनों लगते हैं। मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव हर्बिसाइड टू किल ऑल द ब्रॉड लीव्ड वीड इज लीफ फील्ड, एंड लीफ फील्ड इज 2,4-D। 2,4-D शुड बी स्प्रेड इन व्हीट फील्ड 32 से 35 डे आफ्टर सोइंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हर्बिसाइड है वो 2,4-D है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रॉड लीव वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये हम लोग कितने दिन में देते हैं, 32 से 35 दिन में देंगे 2,4-D का अप्लाई करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं एमॉन्ग मोनोकोट वीड है फ्लैरिस माइनर इज द मेजर टू कंट्रोल फ्लैरिस माइनर स्प्रे थिरिबुनिल और डोसेनेक्स 50% एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर हेक्टेयर इन 600 से 800 लीटर वाटर देंगे, और ये 32 से 35 दिन बाद करेंगे सोइंग के। उसके बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग एंड यील्ड देख रहे हैं।
The right stage for the harvesting is when there is about 25 to 30% ऑफ द मॉइस्चर इन ग्रेन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग हार्वेस्टिंग कब करेंगे, जब 25 से 30% मॉइस्चर ग्रेन्स में रहेगा, उस टाइम हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। By adopting improved technology, the crop may be yield 5 से 6 ton grain from drop variety under irrigated condition, 2 से 2.5 ton grain under rain-fed condition। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसका हम लोग बोटनिकल नेम देखें क्या होता है। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और इसका जो ओरिजिन है वो साउथ वेस्टर्न एशिया होता है, टर्की। और बीट है जो कि किंग ऑफ सीरियल्स है, और क्यून ऑफ सीरियल्स है मेज है, ये हम लोग जानते ही हैं। और वर्ल्ड स्टेबल फूड ग्रेन जो है जो कि वीट है। Wheat rank first in world among the cereals, both in respect of area and production. In India, wheat crop stands second after the rice among the cereals, both in respect of area and production. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया में वीट का सेकेंड रैंक है और फर्स्ट पे राइस है। और द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। तो सबसे, अगर इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा बीट का जो प्रोडक्शन होता है और एरिया सबसे ज़्यादा हाई है वो उत्तर प्रदेश में है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ बीट इन पंजाब, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होता है, पंजाब में, 4.2 टन पर हेक्टेयर। प्रोटीन कंटेंट ऑफ व्हीट इज अबाउट 30%। द व्हीट प्रोटीन विच इज इसेंशियल फॉर गुड ब्रेड क्वालिटी एंड चपाती मेकिंग इज ग्लूटेन। तो ग्लूटेन होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, चपाती बनाने के लिए। व्हीट प्रोटीन आर डिफिशेंसी इन एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन, और इसमें डिफिशेंसी होता है क्या का, लाइसिन का। मैक्रोनी व्हीट इज ट्रिटिकम ड्यूरम, और इसी से क्या बनता है, सूजी बनता है। फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट इज कॉल्ड स्पाइक। The spike is held inside by flag leaves. Fruit type of wheat is cropsis. फ्रूट टाइप इसमें क्या होता है, क्रॉपसिस होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट वेट ऑफ व्हीट सीड इज 40 ग्राम, 40 ग्राम होता है टेस्ट वेट। और फ्लैरिस माइनस का 2 ग्राम होता है। बायो फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर व्हीट सीड इज एजिटोबैक्टर। सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर व्हीट सोइंग अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 kg पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सीड रेट हम लोग को कितना चाहिए, अगर नॉर्मल करते हैं तो 100 kg चाहिए। और ऑप्टिमम स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर व्हीट सोइंग रो टू रो 22.5 सेंटीमीटर चाहिए, और इसके लिए ऑप्टिमम डेप्थ चाहिए वो 5 सेंटीमीटर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड इज 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। प्राइमरी रूट इन व्हीट that support and nourish the plant at initial stage is called seminal root। तो प्राइमरी रूट को से अदर नेम सेमिनल रूट है, ये हम लोग देखे ही हैं। मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर व्हीट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग और व्हीट मस्टर्ड। अगर हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बीट और मस्टर्ड को एक ग्रो कर सकते हैं, या तो बीट और चिकपी को। Recommended ratio for wheat mustard intercropping is 9:1. Mustard is dry common crop, usually intercrop with wheat. Most critical stage of water requirement in wheat CRI stage, जो कि 21 दिन में होता है। और उसके बाद देख रहे हैं crop which has highest total area under irrigation is wheat. Of the total acreage of wheat, 88.1% is irrigated. Absolute weight of wheat is Chenopodium alba। तो absolute weight होता है wheat में, ये क्या होता है, Chenopodium alba होता है। Objectional weight of wheat is Convolvulus aviensis। और sorghum helvensis in wheat is horribly weed। Important mimicry weed of wheat is Phalaris minus। तो मिमिक्रिक बीट होता है वो क्या होता है, Phalaris minor होता है।
यहाँ पे देख रहे हैं द टेस्ट वेट ऑफ फिलारिस माइनर इज ओनली 2 ग्राम। फिलारिस माइनर इज कंट्रोल्ड बाय सल्फोसल्फोन बिकॉज इट शो रेसिस्टेंस टू आइसोप्रोटोन। तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो सल्फोन से करेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस है किससे, आइसोप्रोटोन से। मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव हर्बिसाइड टू किल ऑल द ब्रॉड लीव्स वीड इन व्हीट फील्ड इज 2,4-D। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इफेक्टिव हर्बिसाइड है वो क्या है, 2,4-D है। इन wheat, hybridization method most commonly used Gogio method. Multi-line in wheat is produced by backcross breeding. Suitable late sowing variety of wheat Lokwan, Raj 3765 or Sonalika. Gene responsible for dropness is in wheat is Norin 10. Norin 10 is Japanese variety isolated by Dr. Borlek in 1916 at Mexico. Triple gene drop variety of wheat Hina Moti Lal Badshah. Triple gene drop variety were released in the year 1970 में। और म्यूटेंट वेराइटी ऑफ व्हीट सरबती सोनोरो और पूसा लर्मा। व्हीट वेराइटी रेसिस्टेंट टू ऑल द 3 रस्ट, छोटी लर्मा और एस्पैरो। वेराइटी ससेप्टेबल टू रस्ट, आगरा लोकल 1। वेराइटी ऑफ व्हीट ससेप्टेबल टू 2,4-D वेयर स्पाइक डिफॉर्मिटी occurred, ST 2009 Arjun. Most of the present-day Indian wheat varieties contain the gene RH-T1 or RH-T2. Export quality of wheat is influenced by kernel blunt. Pollen viability of wheat is related to boron. Highest right stage for harvesting is when there is about 25 to 30% of the moisture grain. Grain straw ratio in Mexican drop wheat is 1:1.5। 1 से 1.5 होता है मैक्सिकन जो व्हीट होता है उसमें ग्रेन और स्ट्रॉ जो भूसा का रेशियो होता है वो। फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन शुड बी 10 to 12%। अगर हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग को इसमें मॉइस्चर चाहिए 10 से 12%। फर्स्ट मैट सीरियल्स है जो कि ट्रिटिकाई है, और ट्रिटिकाई है जो कि क्रॉस है किसका, बीट और राई का। और DT46 इज ए वेराइटी ऑफ ट्रिटिकली। और इसके बाद थोड़ा सा रह गया है डिजीज देखेंगे बीट्स में, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे।